विद्या के इस मंदिर में और अपने ग्रामोदय से अभ्युदय कार्यक्रम का जो हम आयोजन कर रहे हैं उसका एक बहुत ही आज शुभ अवसर भी है। आज दोनों ऐसे पर्व हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश में प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। आज ऐसे पर्व के अवसर पर आयोजित सेक्टर स्तरीय ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अंतर्गत कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री रोहित करैया जी इस संस्थान को बड़ी सुंदर और व्यवस्थित ढंग से संचालित कर रहे हो। जन अभियान परिषद को सतत सहयोग रूप से मदद करने वाले, हर कार्यक्रम में गतिविधि में साथ देने वाले ऐसे हमारी संस्था के प्राचार्य आदरणीय श्री अवध बिहारी जी, साथ ही हमारे साथ जन अभियान परिषद से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं मेहगांव सेक्टर की गिरफी से प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय शर्मा जी, देवरी से सचिव श्री कालीचरण जी और मेहगांव नगर विकास प्रस्फुटन समिति से अध्यक्ष श्री रामू राठौर जी एवं साथी उनके साथी सचिव प्रदीप गोस्वामी जी एवं इस विद्यालय के हमारे परम आदरणीय गुरुजन शिक्षकगण सभी लोगों को सादर नमस्कार। साथ ही हमारे इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कौन कौन गांव से आया है और कौन कौन नगरीय क्षेत्र से है। तो जो हमारा विषय है वो है ग्राम उदय से लेकर के अभ्युदय। मैं आज जब सुबह बैठ रहा था तो त्यागी जी से सुबह जब इसकी प्लानिंग बन रही थी कल शाम को ही, तो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज हम ऐसे अवसर पे एक कार्यक्रम करने पहुंच रहे हैं कि जब माँ सरस्वती, माँ वीणावाणी जिनके आशीर्वाद से हमें ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलता है, साथ ही हमारे ऐसे युग पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी जन्म जयंती है जिन्होंने हमें राष्ट्रभक्ति और नव चेतना का संदेश दिया। और शायद इस ग्रामोदय से अभ्युदय कार्यक्रम के लिए हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है और राष्ट्रभक्ति की भी आवश्यकता है और नव चेतना की भी आवश्यकता है, तभी हम अपने ग्रामोदय से अभ्युदय के कार्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। आज जो अपना बसंत पंचमी का अवसर है वो हमें सिर्फ धार्मिक आयोजन के साथ साथ हमारे प्राकृतिक रूप से भी हमें ऊर्जा देने का काम करता है, क्योंकि एक नवीन परिवर्तन का भी मुख्य अवसर है जहां से हमारे जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हमें सकारात्मक दिशा से, हमारे विचारों से, हमारे कामों से हमें नई दिशा देने का काम करता है। अगर हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा अभ्युदय जरूर संपन्न होगा। आज शासन ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी से 3 बड़े अभियानों की शुरुआत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। एक था हमारा ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान कार्यक्रम जो कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से संचालित किया जाना था। दूसरा था संकल्प से समाधान अभियान जिसको पंचायत और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जाना था। तीसरा था कृषि रथ यात्रा जो कि कृषि विभाग के सहयोग से विभिन्न गांव में संचालित की जानी थी। तो आज हम लोग जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से ग्रामोदय से अभ्युदय कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसका मूल भाव था कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं और कोई समग्र जो अपना ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान है वो एक समग्र उत्थान को लेकर बात करने वाला था कि हमारे गांव का समग्र उत्थान कैसे हो सकता है। एक कैसा उन्होंने इसको लेकर के एक पैम्फलेट का भी विमोचन किया। इन्होंने बहुत अच्छे बिंदु लिखे, अगर हम इन बिंदुओं पर काम करते हैं तो निश्चित ही हमारा समग्र उत्थान की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा गाँव का विकास उत्थान तभी हो सकता है जब गाँव में समरसता पूर्ण होगा, गाँव में समरस समाज की स्थापना होगी। जिस गांव के पर्यावरण सुरक्षित होगा, हमें पर्यावरणमय वातावरण मिलेगा, जिस गांव में लोगों में, नागरिकों में स्वावलंबन की भावना होगी और जिस गांव के बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार का समावेश होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा गांव
अभ्युदय गांव की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने 2 विषय और जोड़े थे, नशा मुक्त गांव होगा, जिस गांव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा नशा नहीं करता होगा, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, तो वो निश्चित ही हमें एक समग्र उत्थान के लेकर के हमारा अभ्युदय कार्यक्रम का की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम एक संकल्प अभियान की ओर है। क्योंकि आज हम अगर कोई चीज का संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प हम निश्चित ही उस समाधान की ओर बढ़ेंगे। और खासतौर से अगर हम जब युवाओं के साथ, बच्चों के साथ बैठते हैं, तो अगर बच्चों में अगर ये संस्कार, ये भाव जो अगर आज से जागृत होंगे, तो आने वाली कम से कम 30-40 वर्ष तक उसका परिणाम हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक समरसता की, जो इन्होंने हमें विषय दिया था कि हमारा गांव में के अंदर सामाजिक समरसता होगी। समरसता का मुख्य आधार था कि जहां समरसता होती है वहां मजबूती होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ये हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 हैं। 5 में सारी क्या एक सी हैं? 5 उंगलियां नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, इसका साइज अलग है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज अगर हट जाती है तो क्या हमारा हाथ मजबूत रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे गांव के अंदर जाति के आधार पर, प्रथा के आधार पर, आर्थिक आधार पर आपस में सामाजिक समरसता नहीं होगी, तो वो हमारा गांव कभी मजबूत नहीं हो सकता। हमारा वही गांव मजबूत हो सकता है जिसमें सब लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहेंगे, सब लोग आपस में मिलकर के रहेंगे। जब हम सब मिलकर रहेंगे तो वो हमारे गांव की ताकत बनेगी, हमारे गांव की शक्ति बनेगी, जहां हम सब लोगों को समान अवसर मिलेगा, जहां हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे। ये बात सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं होती। आज हम क्या देखते हैं, हमारे घर परिवार में भी लोग आपस में, भाई भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, पिता पुत्र में नहीं बन रही होती है, तो क्या वो घर समरसता पूर्ण घर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो समरसता का मतलब सिर्फ जातिगत आधार से ही नहीं होता। समरसता का मतलब होता है कि जाति के साथ साथ पंथ को लेकर के, समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर के, आर्थिक आधार पर लेकर के हमें जब द्वेष भाव होता है तो समरस समाज नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज सामाजिक समरसता महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अभ्युदय की बढ़ना तो सामाजिक समरस होना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक समरस होंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा, मजबूत समाज की ओर बढ़ेंगे। दूसरा विषय इन्होंने दिया था पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण मतलब क्या? पर्यावरण संरक्षण, आज हमने पौधा लगाया, क्या उसका फल हमें आज ही मिलने लगा? नहीं मिलने लगा। उसका पौधा जब 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में बड़ा होता है, वो फल देता है। जब वो फल देता है तो हमें 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद फल मिलते हैं। यानी कि भविष्य के लिए, भविष्य की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अगर हम आज पौधे लगाएंगे तो हमें उससे ऑक्सीजन मिलेगा, इससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण से मतलब एक पौधा लगाने से ही नहीं है, पर्यावरण से मतलब है कि अपने जल को प्रदूषित होने से बचाना। हमें अपनी लाइफ में पॉलीथीन का इतना उपयोग कर रहे हैं कि जिससे हमारे पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। पॉलीथीन में हम कोई चीज खरीद के लाते हैं और वहां जहाँ जमीन में डाल दी तो हजारों वर्ष तक गली रहेगी, लेकिन पॉलीथीन कभी खत्म नहीं होती। तो हम पॉलीथीन का उपयोग कम करें। हम घर से जब बाजार जाएं तो कपड़े का थैला बनवाएं, ऐसी जो जिससे ऐसी चीजों का उपयोग करें सामान लाने में जो हमारे पर्यावरण की हितैषी हो, जो पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव ना डालें। प्लास्टिक मुक्त गांव हो, स्वच्छता हो, क्योंकि आज हम देखते हैं जहाँ जो गांव स्वच्छ नहीं होता वहाँ अनेक तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। टीबी, हैजा, अभी अपन ने देखा था पानी साफ नहीं था तो इंदौर में खराब पानी पीने से कितने सारे लोग मर गए। क्यों? क्योंकि पानी में शुद्धता नहीं थी, पानी में कोई चीज अपशिष्ट पदार्थ मिला, चाहे वो लाइन डैमेज होने से मिला हो, किसी अन्य कारण से मिला हो। तो हमारे लिए पर्यावरण तभी सुरक्षित होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा। पर्यावरण, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर करती है। कोरोना काल जब आया तो ऑक्सीजन की कमी आई, उसका नतीजा भी हमने देखा, लोगों का गांव की तरफ पलायन हुआ, लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में। तो हमें पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। और अगर हम आज पर्यावरण की बात करेंगे तो उसका परिणाम हमें आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी हमें भविष्य को सुरक्षित रख के चलना पड़ेगा। आज हम लगातार जल संरक्षण तो कर नहीं रहे, लेकिन हम पानी कायमे से निकाल रहे हैं, बोरवेल लगा के अनाप शनाप पानी बर्बाद कर रहे हैं। हम अपनी धरी हुई संपत्ति को, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं पहले तो बहुत करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन आज खाकपति हुए क्योंकि उन्होंने अपने आय का सृजन नहीं किया, उन्होंने आय को बना के बरकरार रखने की बात नहीं करी। जो थी पुरखों की वो सब चीजें
खर्च करते रहे और जब धीरे धीरे खर्च करते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा, जब तक हम आय के स्रोत जनरेट नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने बात करी स्वावलंबन एवं स्वदेशी को लेकर के। सब स्वावलंबन और स्वदेशी क्यों? स्वावलंबन स्वदेशी हमारा मुख्य आधार था आत्मनिर्भर भारत का, हमें आत्मनिर्भर का। जब हमारे गांव के लोगों को खुद रोजगार स्थापित करने लगेंगे, जब वो अपने लिए खुद का रोजगार सृजन करने लगेंगे तो वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसीलिए सरकार बार बार कहती है कृषि से संबंधित काम चलाती है, क्योंकि कृषि का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी करने तक ही सीमित नहीं होता। कृषि का मतलब होता है हमारे गांव के अंदर छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। खेती से कृषि से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे रोजगार भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए कहते हैं कृषि को लाभ का धंधा बनाएं। कृषि के माध्यम से हम सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं, फलोद्यान की तरफ की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, और इससे फायदा ये होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे कहीं ना कहीं रोजगार, जब हम गांव में काम कर रहे होंगे तो हमें रोजगार अगर स्थापित होगा तो हम ससम्मान जी सकेंगे, ससम्मान हमारी समृद्धि आएगी। दूसरा, हमें अपने स्वदेशी चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा। पुराने जो गांव होते थे उनकी व्यवस्था गांव में ही पूर्ण हो जाती थी, उनको बहुत सारी चीजों के लिए बाहर या शहर की तरफ नहीं। आज हमें कोई चीज की जरूरत पड़ जाती है, छोटी छोटी चीजों के लिए जरूरत पड़ जाती है तो हम शहर की तरफ आते हैं। गांव जैसे पचेरा से लगे हुए बताया, देवरी से लगा, अगर हमें सब्जी गांव में ही, गांव का किसान उत्पादन कर रहा है, गांव में ही सब्जी अगर हमें मिल जाएगी तो हम क्यों गांव में सब्जी खरीदने आएंगे? गांव की सब्जी तो बाजार से आ रही है, पता चला कि भिंड में सब्जी आती है इटावा से और यूपी से। अगर हमारा किसान ही अंदर सब्जी का उत्पादन करके गांव में उपलब्ध कराएगा तो हमें सब्जी का उत्पादन कहां से हो जाएगा? गांव से हो जाएगा। तो हमें देवरी गांव से मेहगांव तक नहीं आना पड़ेगा। इसलिए लेकिन अब शर्त यह है कि हमें भी उनसे खरीदना चाहिए। अगर हम उनसे नहीं खरीदेंगे तो उनके पास, बेचारों के पास क्या होगा? फिर तो गलत हो जाएगा ना। फिर उनको रोजगार, हमारा पैसा हमारे गांव में भी रहेगा, हमारे शहर में रहेगा। हम विदेशी चीजों का उपयोग कम करें, हमारे गांव में छोटे किसान, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनका हम लोगों को समर्थन करना पड़ेगा, उनसे हमारे उत्पादों को हमें खरीदना पड़ेगा। गांव में आजकल सरकार सहायता समूह बना रही है, पंचायतों के माध्यम से, गांव के माध्यम से, उनके माध्यम से क्या कहते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधों को संचालित करने का काम कर रही है। अचार, पापड़, मुरब्बा, इस तरीके के जो अपने यहाँ सहायता समूह बनाए जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे गांव में बहुत सारे समूह बन के काम कर रहे हो, तो हमें उन लोगों को भी प्रोत्साहन देने का काम करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि नागरिक सेवा। अच्छा ये बताओ, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या क्या फ्री मिलता है सरकार की तरफ से? किताबें मिलती हैं, ड्रेस के लिए पैसा मिलता है, साइकिल भी मिलती है, साइकिल मिलती है, मिलती है। अब बताओ ये कब मिलती है? क्योंकि सरकार, हर विभाग को सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ के लोगों को लाभ देना चाहिए जिससे वो आगे प्रगति कर सके। तो ये नागरिक सेवा का एक आई, क्योंकि हमने स्कूल और साइकिल की बात इसलिए की क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हैं हम उस चीज की बात कर रहे थे। क्योंकि अगर हमें योजना की जानकारी नहीं होगी, स्कॉलरशिप भी मिलती होगी सरकार, बच्चों मिलती है तो स्कॉलरशिप भी मिलती होगी, जो जिसके पात्र होते होंगे, है ना, जो जिसके लाभान्वित पात्र हितग्राही होंगे। तो भाई हमें कब नहीं, हम जब जागरूक होंगे। सर ने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र लाना है, मूल निवासी लाना है, हमें अपार आईडी बनवानी है, हमें आधार कार्ड लाना है, तभी तो आप जब सब कागज आप दे दोगे तभी तो सर दे पाएंगे, सर आप ऊपर के लिए कार्रवाई कर पाएंगे। तो हमें जागरूक होना चाहिए नागरिक सेवाओं के लिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सकता है आपके गांव में बहुत सारे कैंप अभियान सरकार जब चलाए तो आप उनको जागरूक हो। सरकार की तरफ से घर पर दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी पेंशन दी जा रही है, गांव वालों के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है, कृषि विभाग के माध्यम से बीज दिया जाता है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी मिलती है। तो भाई इन सब चीजों के लिए आप पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में आ गए हो, आप जब पढ़ के अपने माता पिता को बताओगे कि पिताजी ये चीज से हमें लाभ मिलेगा, ये चीज का हम आवेदन कर सकते हैं, हमें यहाँ ये लाभ लेना चाहिए। जब हम ये सब चीजें जागरूक होना चाहिए, जब हम जागरूक होंगे तभी हमारी नागरिक सेवाएं हमें मिल पाएंगी, तभी हम इस अभ्युदय की ओर बढ़ पाएंगे। उसके बाद है शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज माँ का दिन है और इस माँ के दिन में अपन बैठे हैं, क्योंकि ये सब हमें विद्या की देवी है, इनसे विद्या का हमें विद्या प्राप्त होती है। हम ये कहते हैं शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। आप घर से आपके माता पिता इतनी मेहनत ईमानदारी से पैसा खर्च करते हैं, जब आप उनकी स्थिति में पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा, जब आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो
आपके पैसे गार्जियन खर्च कर रहे हैं, आप स्कूल आओ, आप नियमित रूप से शिक्षा के प्रति जागरूक हो। आपको ही नहीं, आज देखते हैं कि बहुत सारे गाँव में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जा रहा, जिन्होंने बच्चियां पढ़ाई आज वो बच्चियां आज वो शिक्षक बनी, आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठी मैडम है। उनके पिताजी ने अगर नहीं पढ़ाया होता तो क्या मैडम आज टीचर बन सकती थी यहाँ पे, जब उनके पिताजी ने पढ़ाया। तो भाई हमें भी ये होना चाहिए कि हमारे घर में शिक्षा सबको लेनी चाहिए और शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। कभी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी शिक्षा से कभी जीवन में वंचित नहीं रहे, सभी को शिक्षा मिले। लेकिन आज हो क्या रहा है कि शिक्षा तो मिल रही है लेकिन शिक्षा में संस्कार नहीं है। तो संस्कारों की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बिना संस्कारों के वो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चे ने अमेरिका में बहुत अच्छी नौकरी कर ली, लेकिन जब हम मर गए तो एक 16वां संस्कार जो होता है कि वो बेटा अपने पिता को मुखाग्नि दे, लेकिन वो उसने उससे व्हाट्सएप से और वीडियो कॉल से उनको अग्नि देना। क्या ये हमारे संस्कार बचे हैं? हम अपने स्कूल आते हैं, अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं, उनको बिना देखे ही चले जाते हैं। अगर हमारे जीवन में हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अगर हमारे जीवन में हमें संस्कार नहीं होंगे तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। शिक्षा होनी चाहिए लेकिन वो शिक्षा संस्कार युक्त तो होना चाहिए। भगवान राम भी अपने से कहते हैं कि जब वो प्रातः उठते थे, प्रातः काल उठ रघुनाथा माता पिता गुरु नवाबी नाथा, यानी कि हम जब प्रातः उठते हैं तो अपने गुरु को, अपने माता पिता को सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यही हमारे संस्कार हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं, गति करते हैं। तो शिक्षा भी होना चाहिए और शिक्षा संस्कार की शिक्षा होगी। तो हमें क्यों कहा शिक्षा और संस्कार का? क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कुंजी है। अगर हम ये चीजें नहीं होंगी तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सरकार ये भी बात कर रही है इस ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए, जो हमारे उज्जवल भविष्य की कुंजी के रूप में हो। उसके बाद उन्होंने कहा है नशा मुक्ति समाज हो। तो नशा मुक्ति समाज के लिए हम बात कर रहे हैं कि नशे करने वाले को क्या पसंद करते हो? अभी यहाँ कोई दारू पी के आ जाए, क्या हम उसको यहाँ बगल में बैठा लेंगे? अभी कोई सिगरेट फूंकते हुए आ जाए तो क्या हम उसको बगल में बैठा लेंगे? हमसे कह रहे हैं बच्चा आप थोड़ा हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप बैठो। आपके घर में 4 मेहमान बैठे हो, कोई दारू पी के आ जाए, आप बैठा लोगे क्या? तो एक तो सामाजिक क्षति होती है, दूसरा शारीरिक रूप से क्षति होती है, क्योंकि जिन लोगों को इस तरीके के व्यसन नशा करते हैं उनका शरीर अंदर से खत्म हो जाता है, कई कैंसर जैसी घातक बीमारियों के शिकार होते हैं और असमय काल के ग्रास में चले जाते हैं। इससे पूरा परिवार कष्ट में चला जाता है, आर्थिक हानि होती है, क्योंकि हम इन सब चीजों पर व्यर्थ का पूरा अपना जो पैसा कमा रहे होते हैं वो पैसे को खर्च करते हैं। तो भाई हमें ये सब चीजें नहीं करना, हमें अपनी शारीरिक क्षति नहीं करनी, हमें मुझे आर्थिक क्षति नहीं करनी, हमें अपनी सामाजिक क्षति नहीं करनी है। आप लोग क्योंकि पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप इस चीज को अपने घर वालों को भी बता सकते हो, समझा सकते हो, क्योंकि सरकार योजनाएं तो ला सकती है, लेकिन सरकार ने फिर बात जो करी है अभ्युदय मध्य प्रदेश की। अभ्युदय मध्य प्रदेश का मतलब है समग्र उन्नति की। तो समग्र उन्नति तभी हो सकती है जब उस गांव के अंदर सामाजिक समरसता होगी, पर्यावरण संरक्षण होगा, स्वावलंबन स्वदेशी का भाव होगा, नागरिक सेवाओं का बहुत अच्छे से संचालन होगा, शिक्षा संस्कार युक्त होगी, नशा मुक्त समाज होगा और साथ में उन्होंने किया गौ संरक्षण की। आज भी हमारे घर में आपकी जब माँ या कोई रोटी बनाती होंगी तो सबसे पहली रोटी अपन किसके लिए निकालते हैं? गाय के लिए होते हैं। अब आप समझ लो कि गाय का हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में कितना बड़ा महत्व है कि हमारे घर की पहली रोटी हमारे लिए नहीं निकाली जाती, हमारी गाय के लिए निकाली जाती है, हमारी उस गाय के लिए निकाली जाती है जो हमें संस्कारों को देने का भी काम करती है। सबसे पहले गाय का दूध बच्चों को सबसे बचपन में पिलाया जाता है। कोई भैंस का दूध पिलाता है? नहीं पिलाता। पहले कहते गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, लाभकारी होता है। तो ऐसी गाय को हम देख रहे हैं कि दूध दुआ और छोड़ दी, ये चीज गलत है। हमें उस गाय का भी कहीं ना कहीं संरक्षण करना होगा, उस गाय की भी चिंता करनी चाहिए। जब हम इन सब चीजों को लेकर काम करेंगे तो निश्चित ही ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश की सरकार की जो संकल्पना है वो पूर्ण होगी और तभी अपन ये कह सकते हैं कि हमारा गांव एक आदर्श गांव होगा। हमारा गांव जब एक इन सब चीजों में समरसतापूर्ण होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा, हमारे में स्वावलंबन का नागरिकों के अंदर भाव होगा, हमारी शिक्षा संस्कार युक्त होगी, नशा मुक्त समाज होगा, हम गौ संरक्षण की बात करेंगे तो निश्चित ही एक ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना साकार होगी। आज इसी को लेकर ये सेक्टर बैठकों का आयोजन और गाँव-गाँव पे हम लोग कर रहे हैं।
उसका भी मूल भाव यही है कि हम अपने गांव के लोगों को भी जागरूक करने का काम कर सके। आज सोचो सरकार को आवश्यकता पड़ रही है एक ऐसे अभियानों की भी चलाने की जो जागरूक करने का काम करे, समाज में समझाने का काम करे, बताने का काम करे। तो आज इस अवसर पर आज सभी लोग मेरा उपस्थित हुए, सब लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।